हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्ल्ड फर्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू। चलिए चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। चलो, तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। यहाँ पर आयनाइजेशन और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया। चलिए बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा विच फर्निश डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया था। फिर हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि यहाँ पर एक जगह पर तो जो वाटर है वो एज अ लीगेंड काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम से थोड़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच है। जबकि यहाँ पर हमें, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच नहीं है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वाटर इज प्रेजेंट इन अ लीगेंड, water is present as a ligand in one isomer and as a water of crystallization in another isomer। एक में ये एज अ लीगेंड प्रेजेंट है और एक में ये एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। क्लियर है? तो ये जो H2O है, कहीं पर एज अ लीगेंड प्रेजेंट है और कहीं पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। किसमें? आइसोमर से। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसे नोट कीजिए। फिर बात करते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म in which same ligand is bonded through different donor atoms। Bonded through different डोनर एटम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है Cr और नेगेटिव, और एक और एग्जांपल है हमारे पास Cr NC होल 4 नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Fe HCN होल 6 4 नेगेटिव, C NCH होल 6 4 नेगेटिव। अब अगर हम इन दोनों में देखें, अच्छा यहाँ पर एक जो मस्ट कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो लीगेंड है वो कैसा होना चाहिए? एम्बिडेंटेट होना चाहिए।
एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होना चाहिए। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जो एम्बिडेंटेट लिगेंड है वो क्या है? चल, एम्बिडेंटेट लिगेंड होते क्या है? दोज लिगेंड्स which have more than one donor site but use only one at a time। यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास मोर देन वन डोनर साइट प्रेजेंट होती है, यानी कि एक से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होती है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही साइट को ये यूज करते हैं। ठीक है, दोनों को यूज नहीं कर सकते। कई सारे एग्जाम्पल हैं, NO2 है, PN है, SPN है, ये सारे ही क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एक से ज्यादा डोनर साइट इनके पास है, लेकिन एक ही को ये यूज करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो CR है किससे जुड़ा हुआ है, या ऐसा बोल दो, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है C से, जबकि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है फिर N से। यहाँ पर अगर हम देखें ये जुड़ा हुआ है S से, FE। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें ये जुड़ा हुआ है N से ऑन F। डिफरेंस समझ में आया? इस तरह के आइसोमर को कहा जाता है लिंकेज आइसोमर। तो ये क्या है? एग्जांपल्स हैं। ये हो गया हमारा एग्जांपल 1, हमारा एग्जांपल। ऐसे लिगेंड which isomerism in which same ligand is bonded through different donor atom। जैसे यहाँ पर ये लिगेंड सेम है और ये भी सेम दिख रहा है, आपको दिख तो रहा है ये लगभग सेम, लेकिन अगर आप देखो तो ये क्या है? अलग डोनर एटम से अटैच। ठीक है, ये बॉन्डेड है अलग डोनर, यहाँ पर C से और यहाँ पर M से। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ये N SCN में, यहाँ पर ये S से और यहाँ पर ये N से। ये होगा हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमर। ये क्लियर है? चलो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की, जो कि है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलो, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ये सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस आइसोमेरिज्म is possible only in those compounds which have complex cation and anion। यानी कि ये केवल उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में ही पॉसिबल है जिनके पास क्या हो? कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं एक।
क्लियर है? ये हो गया एग्जाम्पल। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सा कर लेंगे। तो ये होगा कुछ इसके एग्जाम्पल, किसके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के। तो अभी तक 4 तरह के आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं हमने, 4 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन तो सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। ठीक है, होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक आइसोमर का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है दूसरे आइसोमर का। ठीक है, इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा। हमारे पास है पी वोल्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यार 1:2:2। नेक्स्ट इसका जो आइसोमर हम कह रहे हैं, तो उसमें क्या है, Pt NH3 Pt Cl4। तो यहाँ पर क्या हो गया, Pt 2 हो गए, 2:4:4, जो कि क्या बन जाएगा, 1:2:2 है ना, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1:2:2। तो क्या लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर ना हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लग रहा है, देखिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोमर whose stoichiometric composition is same but have different molecular formula। सिंपल है, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of one isomer is integral multiple of the molecular formula of another isomer। ठीक है, आइसोमर।
तो जिनका स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वन आइसोमर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अदर आइसोमर। ठीक है, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को लेकर। तो यहाँ पर हमने सारे आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिए हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर दो तरह के हैं, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दीज आइसोमेरिज्म arise due to the relative arrangement of gains around central metal atom। ठीक है, तो लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, Ma4, मान लो ये हमारे पास है PtCl4, ये लगता है Ma4 की तरह। M यानी कि मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, और A क्या है, लीगेंड। और जो नंबर शो है वो क्या है, नंबर ऑफ लीगेंड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑल द लीगेंड्स आर सेम, ऑल द लीगेंड्स आर सेम, so there will be no difference in their structure so there will be no geometrical आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या देखो, अगर हम इस सी को यहाँ ले जाते हैं तो भी तो ये सेम ही, Cl को यहाँ ले जाते हैं तो भी तो ये सेम ही रहेगा, है ना, सेम ही तो रहेगा। यानी कि यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। क्लियर है? चलो तो इतना आप नोट कीजिए। तो जनरल सी बात है, इसके बाद में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना नोट कीजिए पहले। यहाँ पर क्या है, ड्यू टू द डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट। कैसे अराइज होते हैं ये, डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट की वजह। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज हमने अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करके स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर लिया है। बाकी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।